हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम अपनी बीएसटी का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चे सबसे पहले ये पता तो हो हमें कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है। तो बड़ा सिंपल वे में बच्चे अगर मैं आपको बताऊं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस which help managers in decision making and behavior। तो बच्चे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो गाइडलाइंस है जो कि मैनेजर्स को हेल्प कर रही है डिसीजंस लेने में और उनको हेल्प कर रही है कैसे रियल लाइफ में बिहेव करें। अब बच्चे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाइडलाइंस। गाइडलाइंस का मतलब बच्चे सिंपल आइडिया है। आइडिया का मतलब है कुछ बेसिकली आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि रियल लाइफ में क्या करें क्या ना करें जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे ढंग से मैनेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है बच्चे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमें पता कहां से चले, ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किसने बताए हैं। तो बच्चे मैनेजमेंट की फील्ड में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हुए हैं जिन्होंने अपनी नॉलेज के बेसिस पर, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर प्रिंसिपल्स डिराइव करे हैं जिनको अगर मैनेजर रियल लाइफ में फॉलो करेगा तो वो अपने काम को बड़े अच्छे से कर पाएगा। तो जनरली प्रिंसिपल्स को हर कोई मैनेजर अपनी रियल लाइफ में फॉलो करता है। तो बच्चे क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो बच्चे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। आपके 12th क्लास के सिलेबस में दो एक्सपर्ट्स हैं जिनके प्रिंसिपल्स आप स्टडी करेंगे। तो वो दो एक्सपर्ट्स देखते हैं बच्चे कौन कौन है। एक तो बच्चे एक्सपर्ट्स हुए हैं हेनरी फेयोल। हम इस चैप्टर में जो प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फेयोल। उसके अलावा बच्चे एक और एक्सपर्ट हुए फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। तो बच्चे ये जो दो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं इनके प्रिंसिपल्स हम इस चैप्टर के अंदर अब स्टडी करेंगे। हेनरी फेयोल जो थे वो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स हमें दिए हैं। अभी हम इन 14 प्रिंसिपल्स को शुरू करेंगे। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं जिनको अगर मैनेजर रियल लाइफ में फॉलो करेगा तो वो अपने काम को बड़े अच्छे से मैनेज कर पाएगा। और जो हेनरी फेयोल ने काम करा है उसको जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो बच्चे 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। हेनरी फेयोल के काम को जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, इनको हम एफडब्ल्यू टेलर भी कह देते हैं। एफडब्ल्यू टेलर ने जो प्रिंसिपल दिए हमें, या ये जो थे ये अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। और फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने हमें कुछ प्रिंसिपल दिए। बेसिकली इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए और 7 टेक्निक्स हमें बताई हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर अभी स्टडी करेंगे। और टेलर के जो वर्क है उसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं बच्चे। दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो बच्चे इस चैप्टर में हम हेनरी फेयोल ने जो हमें प्रिंसिपल्स बताए हैं उनको स्टडी करेंगे। एफडब्ल्यू टेलर ने जो हमें प्रिंसिपल्स बताए हैं और जो टेक्निक्स बताई हैं उनको स्टडी करेंगे। इन प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स को जब मैनेजर्स रियल लाइफ में फॉलो करते हैं तो उनके लिए मैनेज करना बड़ा इजी हो जाता है। These are the guidelines। बेसिकली ये गाइडलाइंस हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो काम को मैनेज करना बड़ा इजी हो जाएगा। तो आज बच्चे हम जो शुरू करेंगे वो हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स करेंगे। एनसीईआरटी में बच्चे अगर आप देखेंगे अपनी एनसीईआरटी को तो उसमें पहले प्रिंसिपल्स के फीचर्स और इंपोर्टेंस गिवन है। बट बच्चे लॉजिकली अगर मैं बात करूं, जब तक आपको प्रिंसिपल्स की नॉलेज नहीं होगी उनके फीचर्स और इंपोर्टेंस को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चे हम अपने लेक्चर के अंदर पहले हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे, फिर हम टेक्निक्स को स्टडी करेंगे, लास्ट में हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के फीचर्स और इंपोर्टेंस को स्टडी करेंगे। तो आज बच्चे जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आज हम हेनरी फेयोल ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उनको स्टडी करेंगे और फर्स्ट 3 प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे। टोटल उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसमें से फर्स्ट 3 प्रिंसिपल्स हम आज स्टडी करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल उन्होंने क्या दिया।
तो बच्चे हेनरी फेयोल ने जो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल दिया, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है? हेनरी फेयोल कहते हैं कि जो भी काम हो आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ऑल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। आप स्मॉल पार्ट्स कह सकते हैं या स्मॉल जॉब्स कह सकते हैं। तो जितना भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम होगा आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। एंड वन पार्ट should be given to one employee। एक पार्ट एक एम्प्लॉय को दें। ऐसा ना हो कि सारा का सारा काम ही एक एम्प्लॉय कर रहा है। अब इससे होगा क्या बच्चे? when one employee performs one particular part only, he becomes specialist। वो स्पेशलिस्ट बन जाएगा उस काम के अंदर, उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा? मोर आउटपुट, वो आउटपुट भी ज्यादा देगा, क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी देगा। तो बच्चे हेनरी फेयोल कहते हैं कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड वन पर्टिकुलर पार्ट शुड बी गिवन टू वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अगर एक इंडिविजुअल सारा काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करेगा तो वो किसी भी काम के अंदर स्पेशलिस्ट नहीं हो पाएगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर स्पेशलाइजेशन। अगर हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉइज स्पेशलिस्ट हो जाएं तो उसके लिए हमें उनको एक पर्टिकुलर पार्ट को ही देना है। बाय रिपीटिंग द वर्क अगेन एंड अगेन द पर्सन बिकम स्पेशलिस्ट इन दैट वेरी वर्क। रियल लाइफ में बच्चे, अगर हम आपके स्कूल की बात करें तो आपको अकाउंटेंसी के लिए अलग से टीचर पढ़ाने आ रहे हैं, आपको इंग्लिश के लिए अलग से टीचर पढ़ाने आ रहे हैं, आपको मैथमेटिक्स के लिए अलग से टीचर पढ़ाने आ रहे हैं, आपको हिंदी के लिए अलग से टीचर पढ़ाने आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक ही टीचर सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए आ रहा है। अगर ऐसा होता तो वो टीचर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलिस्ट ना होता, वो सभी सब्जेक्ट्स में एवरेज तो आपको पढ़ा सकता था लेकिन परफेक्ट नहीं पढ़ा सकता था। तो इट मींस हर कोई अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट होगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी आएगी। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करता हूं तो हम अलग अलग से डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। एक हम बना देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक हम बना देते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक हम बना देते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक वर्कर्स को डील करने के लिए डिपार्टमेंट होता है एचआर डिपार्टमेंट। तो हमने क्या करा? हमने टोटल एक्टिविटीज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में करा जाएगा, मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज होंगी उनको मार्केटिंग में करा जाएगा, फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो फाइनेंस वाले करेंगे। तो हर कोई डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय होगा वो एक पर्टिकुलर काम को ही कर रहा है। उस काम को करने से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर द एम्प्लॉय, इट इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चे यहां पर ध्यान रखेंगे, रियल लाइफ में अगर आप भी मैनेजर बनेंगे तो आपने भी क्या करना है? काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक पर्टिकुलर पार्ट एक इंडिविजुअल को देना है जिसे कि वो उस काम को करके उस काम में स्पेशलिस्ट हो जाए। तो डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। इफ एवरीवन इज स्पेशलिस्ट, इट इज बेनिफिशियल फॉर द एम्प्लॉइज आल्सो, इट इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो डिवीजन ऑफ वर्क आपको बच्चे बड़े अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। सेकंड पार्ट हम देखते हैं। हेनरी फेयोल ने जो सेकंड प्रिंसिपल हमें दिया, दैट इज authority and responsibility। authority and responsibility। अब बच्चे आपको यह पता होना चाहिए कि अथॉरिटी क्या होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अथॉरिटी का मतलब होता है बच्चे, वी आर हैविंग द राइट्स टू गेट वर्क डन। हमारे पास ये राइट है कि हम दूसरों से काम करवा लें। We have the right that others they obey us। अगर दूसरे हमें ओबे करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास अथॉरिटी है। राइट टू गेट ओबीडियंस फ्रॉम अदर्स, राइट टू गिव ऑर्डर्स। अगर हमारे पास ये राइट है कि हम दूसरों को ऑर्डर दे सकते हैं तो हमारे पास अथॉरिटी है। अथॉरिटी मीन्स द पावर्स दैट अदर्स शुड ओबे अस, टू गेट ओबीडियंस फ्रॉम अदर्स, पावर to give orders and instructions, so that is called authority। और एक बचा था responsibility। Responsibility is the obligation or duty
टू कंप्लीट द असाइंड टास्क। जो हमें काम दिया गया है उसको करने की जो ड्यूटी है, जो ओब्लिगेशन है, उसको बच्चे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कह देते हैं। सो अथॉरिटी मीन्स वी आर हैविंग द पावर्स टू गिव ऑर्डर्स टू अदर्स, वी आर हैविंग द पावर दैट अदर्स शुड ओबे अस, दे शुड फॉलो व्हाटएवर वी आर सेइंग, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ओब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क दैट इज गिवन टू अस। अथॉरिटी भी बच्चे दो टाइप की होती है, एक होती है फॉर्मल अथॉरिटी, एक होती है इनफॉर्मल अथॉरिटी। इनफॉर्मल को हम पर्सनल अथॉरिटी भी कह देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? फॉर्मल अथॉरिटी में आप देख सकते हैं, फॉर्मल मतलब बिकॉज ऑफ द पोजीशन, हमें एज अ मैनेजर अपॉइंट किया गया है, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग द पावर्स, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मल अथॉरिटी। और पर्सनल अथॉरिटी मींस बिकॉज ऑफ द पर्सनल क्वालिटीज। दो मैनेजर्स हैं, दोनों सेम लेवल पर हैं, बट एक मैनेजर की बात एम्प्लॉइज फॉलो कर रहे हैं, दूसरे मैनेजर्स की बात एम्प्लॉइज फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब दूसरे मैनेजर्स के अंदर पर्सनल क्वालिटीज ज्यादा अच्छी हैं, जिसकी बात फॉलो करी जा रही है उसके अंदर पर्सनल क्वालिटीज ज्यादा अच्छी हैं, जिसकी वजह से उसकी बात को फॉलो किया जा रहा है। तो फॉर्मल अथॉरिटीज बिकॉज ऑफ द फॉर्मल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इनफॉर्मल और पर्सनल अथॉरिटीज बिकॉज ऑफ द पर्सनल क्वालिटीज। तो बच्चे यहां पर इस प्रिंसिपल में आपने बताना है दैट देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें बच्चे ये बताना है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस हो। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस का मतलब है अथॉरिटी बहुत ज्यादा ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा ना हो। जितनी आपने अथॉरिटी दी आप उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, जितनी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उतनी ही आप अथॉरिटी भी दे रहे हैं। अगर आप अथॉरिटी को एक्सेस में दे देंगे, एक्सेस अथॉरिटी, तो क्या होगा? पर्सन विल मिसयूज द अथॉरिटी। एक इंडिविजुअल अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करेगा। और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेस में दे देंगे और अथॉरिटी नहीं देंगे तो उससे क्या होगा? पर्सन विल बिकम इनइफेक्टिव। पर्सन जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी शुड नॉट गिव excess of authority and we should also not give excess of responsibility. We have to maintain a balance between authority and responsibility. यहां पर आपके एनसीईआरटी में बच्चे एग्जांपल दे रखा है। सपोज एक इंडिविजुअल को कोई डील फाइनलाइज करनी है, जिसके लिए उसको 60 डेज का क्रेडिट पीरियड करना अलाउड है, 60 डेज का क्रेडिट देना चाहिए तभी उसको वो डील फाइनलाइज कर पाएगा। अब अगर हमने उसको 40 डेज की अथॉरिटी दी है तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दी, अथॉरिटी कम दी। आपने उसको अथॉरिटी दे दी 100 डेज का क्रेडिट देने की, तो वहां पर इसका मतलब आपने अथॉरिटी बहुत ज्यादा दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बच्चे यहां पर इस चीज का ध्यान रखेंगे, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर बैलेंस्ड हो, एक्सेस कुछ भी ना हो, एक्सेस अथॉरिटी भी ना हो, एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना हो। देन बच्चे थर्ड प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड प्रिंसिपल जो गिवन है दैट इज डिसिप्लिन। थर्ड प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन तो बच्चे आप रियल लाइफ में भी देखते हैं कि डिसिप्लिन किसी भी काम को करने के लिए बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उनको फॉलो करना। फॉलोइंग एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स, जो एम्प्लॉयमेंट में एग्रीमेंट्स हैं उनको फॉलो करना, दैट इज द डिसिप्लिन। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स को फॉलो करते हैं, तो हम कहते हैं डिसिप्लिन है। तो बिना डिसिप्लिन के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं हो सकता। वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज प्रॉपर डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन आएगा कैसे? व्हेन देयर आर गुड सुपीरियर्स एट ऑल द लेवल्स, रूल्स आर क्लियर, penalties are imposed with fairness के साथ पेनल्टीज को लगाया जा रहा है। तो अगर ये सब कुछ होगा तो डिसिप्लिन आएगा। एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स डिसिप्लिन। तो ये बच्चे तो आप नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं कि डिसिप्लिन के बिना काम नहीं बनता। अब आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है, सपोज मैनेजमेंट और वर्कर्स ने एक दूसरे की तरफ कमिटमेंट करी। मैनेजमेंट ने कहा आप एक्स्ट्रा काम कीजिए, हम आपकी सैलरी को इंक्रीज करेंगे।
वर्कर्स ने कहा ठीक है हम एक्स्ट्रा काम करते हैं, बाद में आप हमारी सैलरी को इंक्रीज कर देना। सो वर्कर्स हैव स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हुआ। तो अब डिसिप्लिन का प्रिंसिपल कहता है कि बोथ द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड फुलफिल देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। वर्कर्स शुड वर्क हार्ड एंड मैनेजर शुड इंक्रीज देयर सैलरी। तो डिसिप्लिन मींस वी हैव टू फॉलो द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स, वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर डिसिप्लिन होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथली चलेगा। तो बच्चे मैंने आपको ये फर्स्ट 3 प्रिंसिपल्स आज बताए, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन। इन प्रिंसिपल्स को अगर रियल लाइफ में फॉलो किया जाएगा तो दीज आर द गाइडलाइंस, दीज आर हेल्पिंग द मैनेजर टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक को एनसीईआरटी में से करते हैं। स्टूडेंट्स 1 मार्क्स के 1-2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, पहले उसको देखते हैं। कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय हेनरी फेयोल। सो द नेम ऑफ द बुक आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। डेट वाज रिटन एज जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इन 1949। देन हेनरी फेयोल इज़ आल्सो नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ये भी बच्चे 1 मार्क में बन सकता है। स्टूडेंट्स, आज हमने हेनरी फेयोल के फर्स्ट 3 प्रिंसिपल्स को करा। फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमने करा डेट वाज डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क में मैंने आपको बताया डेट वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड वन पर्टिकुलर पार्ट शुड बी गिवन टू वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में देखते हैं स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क्स एंड जॉब। आपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। अ ट्रेंड स्पेशलिस्ट हु इज़ कम्पिटेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब। हर एक काम को करने के लिए आपको एक ट्रेंड स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करना है। दस डिवीज़न ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। अगर आप काम को डिवाइड करेंगे तो उससे स्पेशलाइजेशन आएगी। द बेसिक पर्पज ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट्स। अगर हम काम को डिवाइड करेंगे तो उतने ही एफर्ट से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। इन बिजनेस वर्क कैन बी परफॉर्म्ड मोर इफेक्टिवली इफ इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्पेशलाइज्ड टास्क। एक बिजनेस में अगर हम काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो काम को अच्छे से करा जा सकता है। व्हेन ईच पार्ट इज परफॉर्म्ड बाय अ स्पेशलिस्ट और द ट्रेन्ड एम्प्लॉय, दिस रिजल्ट्स इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव आउटपुट। एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी। तो एक कंपनी के अंदर आप देखते हैं अलग अलग से डिपार्टमेंट्स होते हैं। फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग का अलग है, प्रोडक्शन का अलग है, ह्यूमन रिसोर्स का अलग है। सभी में स्पेशलाइज्ड पर्सन है और जो पर्सन एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो दूसरे डिपार्टमेंट्स के काम नहीं करता, सो डैट दे बिकम स्पेशलिस्ट इन पर्टिकुलर वर्क। फेयोल अप्लाइज दिस प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क टू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क दैट इज टेक्निकल एज वेल एज मैनेजरियल। हेनरी फेयोल ने ये प्रिंसिपल सभी जगह अप्लाई करा, चाहे वो काम टेक्निकल हो चाहे वो काम मैनेजरियल हो। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रिंसिपल मैंने आपको बताया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस। अथॉरिटी का मतलब है हमारे पास राइट्स हैं कि हम दूसरों को ऑर्डर्स दे सकते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ड्यूटी और ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइंड टास्क। अथॉरिटी आपको मैंने बताया 2 टाइप की है, एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं। ऑफिशियल अथॉरिटी बिकॉज ऑफ पोजीशन एंड पर्सनल अथॉरिटी विच इज़ बिकॉज ऑफ द पर्सनल क्वालिटीज। सो अथॉरिटी में भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ये प्रिंसिपल कहता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफगार्ड्स अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर। हमें इंश्योर करना है कि मैनेजर अपनी पावर का मिसयूज ना करे। एट द सेम टाइम मैनेजर शुड हैव नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन आपको इतनी अथॉरिटी भी देनी है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो पूरा कर सके। जैसे एक सेल्स मैनेजर ने डील फाइनलाइज करनी है, आपकी बुक में एग्जांपल गिवन है, हमें उसको 60 डेज का क्रेडिट देना पड़ेगा तभी वो डील फाइनलाइज कर पाएगा, बट हमने उसको खाली 40 डेज का क्रेडिट अलाउ करने की परमिशन दी तो वो डील को फाइनलाइज नहीं कर पाएगा। यहाँ पर अथॉरिटी कम है। अगर हम उसको 100 डेज का क्रेडिट अलाउ करने की परमिशन देंगे तो इसका मतलब हमने अथॉरिटी बहुत ज़्यादा दे दी। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। The next discipline is the obedience to organizational rules and employment agreements। मैंने आपको बताया डिसिप्लिन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स को फॉलो करना। हेनरी फेयोल कहते हैं कि डिसिप्लिन के लिए आपको अच्छे सुपीरियर्स चाहिए सभी लेवल पर, एग्रीमेंट्स क्लियर हों, बिल्कुल फेयर हों और पेनल्टीज़ को बड़ा सोच समझ के अच्छे ढंग से अप्लाई किया जा सके। एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है, सपोज मैनेजर और लेबर यूनियन ने एक एग्रीमेंट करा जहाँ पर वर्कर्स कहते हैं हम एक्स्ट्रा काम करेंगे बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के, ताकि कंपनी को लॉसेज में से बाहर लाया जा सके। मैनेजमेंट ने कहा ठीक है हम आपकी वेजेस को बढ़ा देंगे अगर आपने ऐसा काम करा। तो यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब क्या है
कि वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करें। जब कंपनी लॉसेस से बाहर आ जाए तो मैनेजमेंट उनकी सैलरीज को बढ़ा दे। तो एक कई बार बोर्ड में 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि लेबर ने एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट को वायलेट किया या मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट को वायलेट किया, तो वहाँ पर डिसिप्लिन आपका आंसर आएगा।